गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मगध आईएएस करंट अफेयर की एक नई सीरीज शुरू की है। हमने पहले करंट अफेयर में ये बताया था 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच करंट अफेयर। इसके बाद हम इसके पार्ट 2 लाए हैं। 11 से 20 अप्रैल 2020 के दौरान घटी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। हम ये देखेंगे कि इन 10 दिन के बीच में कौन सी ऐसे घटनाएं घटी है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या वो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि करंट अफेयर कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे हम करंट अफेयर को एनालिसिस कर सकते हैं। उन्हीं आधारों पर आज फिर हम देखेंगे कि क्या हमारे लिए सिविल सर्विस के दृष्टि से कौन कौन सी ऐसी घटनाएं महत्वपूर्ण घटी हैं। तो हम फिर एक बार और रिवाइज़ करा दें, हम घटनाओं को कैसे देखते हैं, हम करंट अफेयर की तुलना कैसे करते हैं। तो करंट अफेयर सिर्फ हम 2 आधारों पे तय करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो आज की घटनाएं घट रही है उसका अतीत से उसका कितना गहरा संबंध है। अगर उसका अतीत से कोई संबंध है तो वो घटनाएं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। या अगर आज कोई घटना घटी जो बिल्कुल नई घटना घटी और उसका आगे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में महत्व होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वो आज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं 2 कसौटियों पर हम तुलना करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारे इन 10 दिनों के बीच में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी है जो हमारे सिविल सर्विस की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि आप सभी अभी जानते हैं, कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसी दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना देखने को मिली। एक घटना ऐसी हमें देखने को मिली जैसे ही भारत सरकार ने ये घोषणा किया कि 24 अप्रैल से लॉकडाउन शुरू हो रही है, उसी के अगले 1-2 दिनों के बाद से पूरे देश भर के जहाँ भी मज़दूर थे, जहाँ भी असंगठित क्षेत्र के नौकरी करने वाले या रोजगार पेशा करने वाले, दिहाड़ी मजदूर करने वाले, उन लोगों का हुजूम जुट पड़ा। ये देख करके पूरा देश दंग रह गया कि हम अभी तक इन मज़दूरों के लिए कुछ नहीं किए हैं, कि 1 महीने तक का इनके पास खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं है। पूरा देश आश्चर्यचकित रह गया। तो अब हम उन्हीं घटनाओं पर विश्लेषण करते हैं कि क्या हमारे यहाँ रोजगार के लिए या श्रम व्यवस्था ऐसी कुछ नहीं बनी है कि भारत सरकार इन जो मज़दूर हैं, 1 दिन 2 दिन दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, क्या उन लोगों के पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि 1 महीने तक का भी उनके पास भोजन जुटा के रखने की क्षमता नहीं है। आइए, वही घटना हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन गई है। आइए उन घटनाओं को हम देखते हैं। हमारा व्यवस्थित श्रम बाजार, क्या हमारे देश में एक व्यवस्थित श्रम बाजार नहीं है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को हम वैसे सुविधा दे सके जो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को देते हैं। आइए ज़रा हम देखते हैं। तो व्यवस्थित श्रम बाजार ये ऐसे बाजार है, ऐसे रोजगार के क्षेत्र हैं जो भारत सरकार ने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। हमारे देश में जितने भी श्रमिक हैं, लेबर हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थायी श्रमिक, एक है ऑर्गेनाइज लेबर यानी जो स्थायी प्रवृत्ति के हैं। स्थायी प्रवृत्ति के किसे हम कहेंगे? जिनकी जॉब बिल्कुल सिक्योर है, उसे हम सरकारी नौकरी भी कह सकते हैं, उन्हें स्थायी श्रमिक कहते हैं। दूसरा होता है अस्थायी श्रमिक, अनऑर्गेनाइज लेबर, वैसे श्रमिक जिनकी जॉब सिक्योर नहीं होती है, उनकी जॉब सिक्योर बिल्कुल नहीं होती है और उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि उसकी नौकरी कभी भी जा सकती है। उसी में सारे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले दुकानदार हैं, ये सारे जितने भी आते हैं वो सब प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले जितने लोग हैं वो सब अस्थायी श्रमिक होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर होते हैं। एक तीसरी कैटेगरी होती है अनुबंधित श्रमिक, कॉन्ट्रैक्ट लेबर होती है, यानी वो अनुबंध किए जाते हैं, वो श्रमिक अनुबंध किए जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए अनुबंध किए जाते हैं। तो पूरे भारत में या लगभग वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इस प्रकार के 3 कैटेगरी बनाई गई है श्रम बाजार की। तो हम देखते हैं हमारे देश में ये श्रम बाजार ऐसे अव्यवस्थित क्यों है आज।
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये श्रमिकों की सबसे मुख्य ज़रूरत क्या होती है। वर्कर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी होती है सामाजिक सुरक्षा। सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है सामाजिक सुरक्षा की। सामाजिक सुरक्षा में क्या आती है? सामाजिक सुरक्षा में पेंशन आती है। ये हम क्यों सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमारी पेंशन बनी रहे, नौकरी के दौरान हमें मेडिकल सुविधा मिले। ये सामाजिक सुरक्षा कहलाती है। एक निश्चित हमें पेमेंट मिलता रहे, फिक्स हमें पेमेंट मिलता रहे, इसी को हम सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर हम अस्थाई नौकरी करना चाहते हैं। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर हम अस्थाई नौकरी करना चाहते हैं। तो जो अस्थाई प्रवृत्ति के लोग नौकरी में होते हैं उनकी तो सामाजिक सुरक्षा बिल्कुल सिक्योर रहती है। न उन्हें पेंशन की चिंता है, न उनकी फिक्स सैलरी आती है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। चिंता किसकी है? सबसे ज़्यादा चिंता अस्थाई श्रमिक की है। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश की टोटल वर्कर की अगर हम बात करें तो 95% वर्कर अस्थाई श्रमिक हैं हमारे देश में, और इनकी सामाजिक सुरक्षा का कोई उपाय नहीं भारत सरकार कर पा रही है, या किया भी है तो ढंग से लागू नहीं कर पा रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये सामाजिक सुरक्षा इसको नहीं मिला है, तो क्या इस वर्कर के लिए सरकार कोई योजना लाई है, या अभी तक आज़ादी के इतने सालों के बाद भी सरकार इन लोगों के लिए कुछ कर पाई है या नहीं? तो वही हम देखेंगे। तो एक अनुबंधित श्रमिक, इनकी जब तक जॉब रहती है तो कुछ थोड़ी बहुत सामाजिक सुरक्षा मिलती है। जैसे ही जॉब से ये हट जाते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्ट पूरी हो जाती है, तो फिर सामाजिक सुरक्षा इनकी ख़त्म हो जाती है। तो इनकी भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। तो भारत सरकार ने इन लोगों की, अस्थायी श्रमिक की सामाजिक सुरक्षा के लिए अभी कुछ प्रयास कर रही है। अभी 2-4 सालों से सरकार ने ये प्रयास किया है कि हमारे देश में लेबर मार्केट में इतने ज़्यादा कानून बने हुए थे कि ना तो इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा था और ना ही लेबर को। तो भारत सरकार, अभी तक हमारे देश में इन श्रमिकों को लेकर के 44 कानून बने हुए थे। ऐसे अलग अलग 44 प्रकार के कानून बने हुए थे, जिनकी ना तो समझ इंडस्ट्री वालों को होती थी और ना ही लेबर वालों को होती थी। ऐसे समझिए कि अगर आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं तो पहले आपको इन 44 कानून के बारे में आप पढ़िए, उसके बाद जाकर आप कंपनी खोलिए, जो कि ऐसा संभव नहीं होता था। या अगर कोई वर्कर काम करना चाहता है तो पहले उनको ये 44 कानून को पढ़ना पड़ता था, तब जाकर के वो अपने अधिकारों को जान पाते थे। तो ना तो ये वर्कर कोई कानून पढ़ते थे, ना ही इंडस्ट्री खोलने वाले। तो भारत सरकार ने इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, इनको सरलीकरण करने के लिए 4 कानून में तब्दील कर दिया है। इन 44 कानूनों को समेट कर जो अनावश्यक थे उनको हटाकर जो इम्पोर्टेंट बच गए, इन सारे 44 कानूनों को मिलाकर 4 प्रकार के कानूनों में तब्दील कर दिया गया है। और इन्हीं 4 कानूनों के आधार पर अब हमारे यहाँ अस्थायी श्रमिकों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये 4 ऐसे कौन कौन से कानूनों में भारत सरकार ने बदला है। पहला बदला है इन्होंने वेज कोड बिल, मजदूरी कोड बिल। एक मिनिमम मजदूरी तय किया जाएगा, मजदूरों के लिए एक मिनिमम मजदूरी तय किया जाएगा, और ये मजदूरी तय किया जाएगा उससे कम पर कोई भी प्राइवेट कंपनी उसको उससे कम मजदूरी नहीं दे सकता है। तो ये पहला बिल बनाया गया है और ये लोकसभा से पास हो चुका है। तो ये पास हो चुका है वेज कोड बिल, यानी कि भारत सरकार एक मिनिमम वेज तय कर देगी, लगभग 325 रुपया अगर ये तय कर देगी तो एक मजदूर का एक दिन का पेमेंट 325 रुपये हो जाएगा। इससे कम कोई राज्य सरकार नहीं देगी, नहीं कोई नियोक्ता इससे कम पेमेंट देगी। तो एक सामाजिक सुरक्षा के तौर पर मजदूरी की एक तय कीमत हो जाएगी। ये आने वाले समय में मजदूरों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। इसके बाद है स्मॉल फैक्ट्रीज
रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, छोटे छोटे जो कंपनियां होती है जहां पर 100, 200, 500, 1000 तक वर्कर शामिल होते हैं, उन कंपनियों के बारे में रूल रेगुलेशन बनाने के लिए ये कोड बनाए गए हैं। तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध। ये औद्योगिक संबंध किसके किसके बीच में? उद्योग किसका होता है? मालिक का। तो मालिक और संबंध किससे? मजदूर से। तो मालिक और मजदूर के बीच में संबंध को सुधारने के लिए ये कानून लाया गया है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो मज़दूरों को बहुत कम पेमेंट करते हैं या उनकी बात को नहीं सुनते हैं। उन्हीं सारे चीज़ों को मिलाने के लिए, बताने के लिए ये इंडस्ट्री औद्योगिक रिलेशन ये एक अलग से बनाए गए हैं। इसके बाद इन सारे लोगों की सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक EPFO बनाया गया है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बनाया गया है। इसमें ये सुविधा दी गई है कि जो अब प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनकी भी सैलरी अब एक प्रकार से फिक्स मिलेगी और उनकी पेमेंट से कुछ राशि सरकार के खाते में जाएगी और सरकार अपनी तरफ से कुछ देगी, जो बाद में रिटायरमेंट के समय एक मुश्त उन्हें पैसा दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार के इन लोगों की अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों की एक व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिलाकर के इन लोगों की सामाजिक सुरक्षा के नाम पर 4 कोड बनाए गए हैं और अभी सिर्फ लोकसभा से सिर्फ ये पास हुआ है। अब ये 3 कानून अभी पास होने बाकी हैं। तो अब हम देखते हैं इन सारा का सारा ये सब किस मंत्रालय के अंदर काम करता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंदर ये सारे व्यवस्था काम करती है। तो इन मजदूरों के लिए पिछले साल भारत सरकार ने एक योजना लाई थी। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये किसके लिए लाया गया है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम करते हैं ये उनके लिए लाया है। लागू किया गया है 2019 में। क्या प्रावधान है इसमें? 18 से 40 साल के बीच के वैसे मजदूर इसमें भाग ले सकते हैं, वो लाभार्थी हो सकते हैं जो कहीं प्राइवेट जॉब करते हों और उनको 15,000 से कम की सैलरी मिलती है, वही इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें प्रावधान क्या है? प्रावधान ये है कि जितना इसमें 55 रुपये से लेकर के 100 रुपये के बीच में आपको कंट्रीब्यूट करना है। आप सरकार के खाते में डालेंगे, जितना आप डालेंगे सरकार आपके खाते में फिर उतना ही डालेगी। और ये कब तक आपको करना है पेमेंट? ऐसे भरना है 60 साल तक। 60 साल तक आपको ऐसे पैसा उसमें डालना है और 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये प्रति महीने पेंशन दिया जाएगा। ये भारत सरकार ने पिछले साल लॉन्च किया है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मज़दूरों के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है। ये क्या ऐसी ये अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी जिसको देश और दुनिया को चकित कर डाला था। तो हम इस आधार पे नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ मज़दूरों के लिए व्यवस्थित बाज़ार नहीं है। हालांकि व्यवस्थित बाज़ार है लेकिन उसे अभी लागू नहीं कर पा रही है सरकार, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। ये घटना से हमें इन सारी चीज़ों के बारे में तैयार होना चाहिए। और सिविल सर्विस एक बार नहीं हजारों बार श्रम बाजार से या लेबर से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछ चुकी है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसके बारे में कोई भी लेख आर्टिकल पढ़ने को मिलता है तो उस पर पढ़िए और उसके बारे में नोट्स बनाइए। तो ये हमारी पहली खबर थी जिसका आधार हमने देखा। इसके बाद फिर हम देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम किसे कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सीधा सा ये मतलब है कि अगर कोई देश है इंडिया, अगर अमेरिका में कोई कंपनी लगाता है या वहाँ की कोई कंपनी को ख़रीद लेता है तो ये वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, या अगर अमेरिका का कोई कंपनी भारत की कोई कंपनी को ख़रीद लिया तो वो अमेरिका वालों ने भारत में इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट का सिंपल सा फंडा है दूसरे देशों में जा कर के वहाँ की कंपनियों का अधिग्रहण करना। तो अभी एक न्यूज़ आई है, उसी न्यूज़ को आधार बनाकर हम ये देखेंगे कि क्या FDI आज कोई नई घटना घटी है या इसका अतीत से कोई गहरा संबंध है
तो ये हम देखते हैं अतीत से इसका बहुत गहरा संबंध है। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही एफडीआई आ रहा है देशों में, और आज के समय में तो एफडीआई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? जब एक देश के लोग, जब किसी एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में निवेश किया जाता है, साथ ही निवेश किए हुए कंपनी का प्रबंधन का भी अधिकार प्राप्त होता है, उसे हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ज़रा सा हम ये देखते हैं कि ये खबर आया क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अभी अभी भारत सरकार को इसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी लाना पड़ा। क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा अचानक से? तो आइए ज़रा हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती क्या चीज़ है, विदेशी निवेश क्या होती है। विदेशी निवेश दो प्रकार की होती है। एक विदेशी निवेश होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम एफडीआई कहते हैं। एफडीआई का मतलब होता है किसी देश में जा कर के और वहाँ के संपत्ति में, परिसंपत्ति यानी कि एसेट्स में जा कर के वहाँ जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। जैसे अगर अमेरिका का कोई एप्पल कंपनी आया भारत में और यहाँ पर वो उद्योग लगाया, ज़मीन खरीद कर अपना प्लांट लगाया, तो उसे हम कहेंगे एफडीआई कहेंगे। इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है लेकिन उसे हम एफडीआई कहेंगे। लेकिन जब अमेरिका का कोई कंपनी अमेरिका में ही बैठे बैठे भारत के कोई शेयर को खरीद ले, किसी कंपनी के शेयर को खरीदे, तो वो एक दूसरे प्रकार के इन्वेस्टमेंट कहलाती है। उसे कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसे हम पोर्टफोलियो भी कहते हैं। तो दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है एफडीआई और एक होती है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। दो प्रकार की होती है। जब कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत में आकर यहाँ पर कोई प्लांट बनाए, मशीनरी लगाए, तो हम उसे एफडीआई कहते हैं। लेकिन अगर अमेरिका या चाइना के कंपनी अपने यहाँ से ही बैठे बैठे भारतीय शेयर मार्केट में जब शेयर बेचा जाता है, जैसे टाटा कंपनी का शेयर बेचा जा रहा है, तो अमेरिका ने अपने ही यहाँ से बैठे बैठे टाटा की शेयर खरीद लिया, तो हम उसे कहते हैं एफआईआई। तो शेयर मार्केट को खरीद लिया तो उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो दो प्रकार से कोई भी देश के व्यक्ति या संस्था इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें शेयर मार्केट वो खरीद सकता है, या म्यूचुअल फंड में वो हमारे यहाँ पैसा लगा सकता है, या हमारे सरकार की जो गवर्नमेंट बॉन्ड होती है वो खरीद सकता है। इन माध्यम से जब वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है तो उसे एफआईआई कहते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ कोई तकनीक लगता है, अपने यहाँ से टेक्नोलॉजी लाता है, यहाँ नए नए प्लांट बनाता है, नए नए प्रोडक्शन करता है, तो वो एफडीआई कहलाता है। तो सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी कि इन दोनों में चेंजेस किया है, इन दोनों में कुछ चेंजेस किया है। इसी को हम देखते हैं कि क्या चेंजेस किया है भारत सरकार ने। तो एक चीज़ और हम तो देखें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भारत सरकार ने क्या चेंजेस किए हैं। तो भारत सरकार ने हाल ही में एफडीआई में बदलाव करते हुए नया नियम बनाया है। क्या नियम बनाया है भाई? कि भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों की, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश, हमारे यहाँ हमारे बाउंड्री से लगने वाले कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है। ये सारे देश हमारे बॉर्डर से टच करने वाले देश हैं। तो उन देशों की किसी भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। ये क्या बात हुई भाई? सरकार की मंजूरी लेनी होगी। क्या अभी तक कोई सरकार की मंजूरी नहीं ली जा रही थी? तो हम देखते हैं एफडीआई जब हमारे यहाँ आता है तो उसके लिए दो रूट बनाए गए हैं। एक रूट बनाया गया है गवर्नमेंट रूट और एक ऑटोमेटिक रूट बनाया गया है। जब अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आएगी तो उसके लिए दो रास्ते बनाए गए हैं, या तो वो मुंबई रूट या तो एक दिल्ली रूट होती है। तो ये गवर्नमेंट रूट होती है। जब कंपनियां उधर से आती है भारत में इन्वेस्ट करने के लिए, तो जब उसको आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ती है। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो पहले उसको आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ती है। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना होता है जिसको
कंपनी को भारत में किसी से अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। जब ज़रूरत अनुमति नहीं होती है तो वो पहले क्या करती है, आती है भारत में, वो कंपनी लगा देती है, और जब यहाँ कुछ दिन हो जाता है तब जाकर के सरकार को वो इन्फॉर्म करती है, टैक्स देती है। तो ये दो प्रकार के रूट होती है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सरकार के बिना अनुमति के आती है और अपने यहाँ लगभग 80% ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है भारत में जो ऑटोमेटिक रूट से होती है। सरकार की अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो यहाँ प्लांट लगा लेती है, प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, तब जा कर के वो सरकार को इन्फॉर्म करती है। बहुत सारी विदेशी कंपनियाँ यही रूट का फॉलो करती है। तो अब सरकार ने क्या कर दिया कि अब पहले सरकार अब मंजूरी लेनी होगी, और ख़ास करके ये चाइना के लिए किया गया है। क्यों किया गया भाई? ये चाइना को हमारे देश में इन्वेस्ट करने से रोकने के लिए क्यों किया गया? ऐसा क्यों किया गया? क्यों? इसका सिंपल सा उत्तर समझिए। कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हो गया, हमारे यहाँ बहुत ही नाजुक स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर पड़ोसी देशों की विदेशी कंपनियां, पड़ोसी देश यानी कि हमारी चाइनीज़ कंपनियां, घरेलू कंपनियों यानी कि भारत की कंपनियों का अधिग्रहण न कर लें। अभी देखिए हो क्या रहा है, जब से कोविड-19 का प्रकोप बढ़ा है हमारे यहाँ, तो जितने भी हमारे यहाँ कंपनियाँ हैं, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, जितने भी सारे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इन सब का शेयर बहुत ही निचले स्तर पे चला गया है। ऐसे समझिए कि टाटा कंपनी को अभी आज से 3-4 महीने पहले एक शेयर का मूल्य 1000 रुपये था। रिलायंस कंपनी का एक शेयर का मूल्य 800 रुपये था। जैसे ही कोविड-19 का ये महामारी फैली, तब से इन लोगों की शेयर 70 रुपये, 75 रुपये, 60 रुपये में बिकना शुरू हो गया। ऐसे में सरकार को ये डर हो गया कि कहीं चाइना की कंपनियां आ करके भारत और इन सारे कंपनियों के शेयर न खरीद लें। अगर इन सारे कंपनियों के शेयर में अगर 50% शेयर खरीद लेता है अगर चाइनीज़ कंपनी, तो वो अब टाटा फिर भारत की नहीं रह जाएगी, वो चाइना की कंपनी हो जाएगी। फिर अगर रिलायंस की अगर 50% से ज़्यादा, अगर 51% की हिस्सेदारी खरीद लिया चाइनीज़ कंपनी, तो फिर ये रिलायंस भारत की कंपनी नहीं रह जाएगी, ये फिर चाइनीज़ कंपनी हो जाएगी। इन्हीं कंपनियों को अधिग्रहण से बचाने के लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है कि कोई भी पड़ोसी देश हमारे यहाँ आकर के अब अगर इन्वेस्ट करना है उनको, तो सरकार से मंजूरी लेनी होगी। और इस मंजूरी लेने के पीछे कारण क्या है? ये कारण है, इसे समझना होगा। तो ये बहुत दूरगामी ये प्रभाव डालने वाला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिविल सर्विस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको ये समझना है कि हमारे यहाँ इस पर 2 फैक्ट हमने ढूंढे हैं, आपको भी ऐसे फैक्ट को ही याद रखना है कि पूरे विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा किस देश में FDI आती है, तो सबसे ज़्यादा आती है अमेरिका में, लोग इन्वेस्ट सबसे ज़्यादा करते हैं। दूसरे स्थान पे चाइना है और भारत का स्थान 9th है। 9वें स्थान पर भारत में लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। फिर एक दूसरा फैक्ट ये याद रखना है आपको कि भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश किस देश से आता है, तो वो हमें याद रखना है। पहले स्थान पे सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे मॉरिशस है। तो ये 2 फैक्ट हैं, इन्हें याद होना चाहिए। आपको ये भी याद होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में हमारे FDI का प्रवाह कितना रहा है। इसमें और भी एक चीज़ें याद रखनी है आपको, कौन कौन सी ऐसी सेक्टर हैं जहाँ पे 100% FDI की व्यवस्था की गई है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर 50% से कम वहाँ पर किया गया है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर बिल्कुल भी FDI की अनुमति नहीं है, जैसे अंतरिक्ष हो गया या परमाणु ऊर्जा हो गया, इन सब क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 2 न्यूज़ है सिविल सर्विस के दृष्टि से। आइए कुछ छोटे छोटे और खबर आए हैं तो छोटे छोटे लेकिन मोटे मोटे ये काम करते हैं। एक है मानसून। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 1 जून से मानसून की आगमन की सूचना हो गई है और इस साल मानसून अच्छी रहने वाली है। हमारे पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून पर टिकी होती है। अगर बारिश अच्छी हो तो खेती अच्छी होगी, फसल अगर अच्छी हो तो फिर अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। तो अभी अनाउंस किया गया है कि हमारा मानसून इस साल अच्छा रहने वाला है।
तो उसी से कुछ और परिवर्तन किया गया जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मानसून के आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया है। आपको मालूम होगा हर चीज़ का एक अपना फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे भारत सरकार का एक फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, आरबीआई का अपना फाइनेंशियल ईयर है। तो हर चीज़ का अपना अपना एक वित्तीय वर्ष होता है। उसी प्रकार से मानसून का भी एक अपना आधार वर्ष होता है। पहले ये आधार वर्ष 1901 से 1940 को आधार बनाया गया था। इसका मतलब ये है कि 1901 से लेकर 1940 के बीच में मानसून की प्रवृत्ति क्या रही है, उसके आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं कि आज मानसून इस साल कैसा रहेगा, हम ये तय करते हैं। तो अब इस आधार वर्ष को बदल करके हमने आधार वर्ष नया बना लिया है 1961 से 2019 के बीच। अब हमारे जो भी मौसम संस्थाएं हैं उन सब भविष्यवाणियाँ करेगी 1961 से लेकर 2019 के वर्षा या मानसून के पैटर्न को, ट्रेंड को देखकर अब भविष्यवाणियाँ किया जाएगा या वो तय किया जाएगा कि इस साल मानसून कैसे रहने वाली है, कितना बारिश होगी। फिर मानसून वापसी का आधार भी एक बनाया गया है जो 1971 से 2019 का ये मानसून वापसी का ये आधार बनाया गया है। तो हमें ये बात को याद रखना है, क्योंकि ये सिविल सर्विस में शायद अगर पूछना है पूछ सकती है, नहीं तो बीपीएससी, जेपीएससी और यूपीपीसीएस इसके लिए तो बहुत ही ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें याद रखना होगा। अभी एक छोटी सी न्यूज़ आई है WHO के बारे में। ऐसा न्यूज़ आया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से अपने आप को विड्रॉ करने का निर्णय लिया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि WHO को जितना मदद हमें करना चाहिए वो हमें नहीं कर रहा है और ये इसका सारा झुकाव चाइना की तरफ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि WHO में 22% की हिस्सेदारी हमारी है, हम 22% धन देते हैं और बाकी दुनिया बहुत छोटे छोटे अमाउंट में देती है। चाइना 2% अमाउंट यहाँ देती है, लेकिन सारा ध्यान WHO का चाइना की तरफ है। इसलिए अमेरिका ने WHO से अपने आप को अलग करने का फैसला कर लिया है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में पूछेगा, तो इसके लिए आपको पिछले साल का एक क्वेश्चन देखना होगा। एक हमारे यहाँ संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को एक संस्था है। पिछले 2017 में अमेरिका ने यूनेस्को से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। उस पर यह आरोप लगाया था कि यूनेस्को इजराइल का और फिलिस्तीन का पक्ष लेता है। तो इजराइल ने भी छोड़ दिया था यूनेस्को, और यूनेस्को जब इजराइल ने छोड़ा तो अमेरिका ने भी छोड़ दिया। और उसी साल 2018 के साल में 2019 में मेंस में ये सवाल पूछ लिया गया है कि अमेरिका को यूनेस्को से हटने से ये यूनेस्को के पास धन की कमी हो गई है, तो ऐसे में अब यूनेस्को क्या करेगा। तो यही सवाल आपको WHO से के साथ हो सकता है। हमें ये एक हमें ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि जितने भी वैश्विक स्तर की संस्थाएं हैं वो सब अमेरिका के भरोसे चल रही है। अगर अमेरिका उसे विड्रॉ कर लेता है तो पूरी त्राहिमाम मच जाती है, फिर कुछ नहीं बचता है। तो इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए कि क्या आज भी अमेरिका सभी संस्थाओं को गुलाम बनाए हुए है या अपने अनुसार चला रहा है या चलाना चाहता है। इन सब पर अब हमें विचार करना होगा। सिविल सर्विस में यही विचार आपसे पूछे जाएंगे। फिर अगला हम देखते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट आते रहते हैं तो हमें जो जानना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो एग्ज़ाम में पूछेगा ही, लेकिन हमें कुछ फैक्ट्स जानने चाहिए जो कभी कभी PCS एग्ज़ाम में पूछ दिया करती है। जैसे हमारे भारत में कुल ज़िलों की संख्या कितनी है, हमारे भारत में टोटल ज़िले कितने हैं। पहले 2011 में हमारे यहाँ 640 ज़िले थे। 2020 पिछले 9 सालों में हमारे यहाँ ज़िलों की संख्या बढ़कर हो गई है 730, यानी लगभग हमने 9 साल में हमारे यहाँ लगभग 100 ज़िले बढ़ गए हैं। ये क्यों बढ़ाए गए हैं, इस पर आपको विचार करना है। प्रशासनिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से कौन से ऐसे कारण रहे होंगे कि ये ज़िलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। फिर हम देखते हैं हमारे यहाँ पूरे भारत में टोटल गाँव की कितनी संख्या है। 6.5 लाख हमारे यहाँ गांव हैं।
हमारे यहाँ पंचायतों की कितनी संख्या है? लगभग 2.5 लाख पूरे देश में पंचायत हैं। तो ये सब कुछ ऐसे छोटे मोटे फैक्ट हैं जो मेंस में लिखने के काम आएंगे आपको। ऐसे हमेशा दिमाग में इन सब फैक्ट को याद होना चाहिए आपको। तो दोस्तों आज हमने देखा 11 से 20 अप्रैल 2020 के करेंट अफेयर। अगली वीडियो में हम लाएंगे 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच के वीडियो। फिर इसके बाद हम एक और सीरीज़ शुरू करेंगे जो जनवरी 2020 से हम स्टार्ट करेंगे करेंट अफेयर की। तो ये अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, और डिसलाइक करने के कारण हमें बताइएगा क्यों आप डिसलाइक कर रहे हैं। और एक और आप लोगों की सूचना, मगध IAS BPSC के लिए PT और मेंस की एक नई बैच शुरू करने जा रही है हिस्ट्री से। तो 1-2 दिन के बाद आपको इसके वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।